देखिए भाई, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब क्या है, नगर किस प्रकार नियोजित था, वहां से क्या क्या किस तरह से लोग का रहन सहन था, क्या था, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे। हम बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। ये नगरीय सभ्यता थी, अद्वितीयासिक थी, खुदिक और कांस्य युगीन भी थी। इतना थी कि नहीं। उसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था, उसी के नाम पर क्या हुआ था, रखा गया था। अब देखिए, इसके आज नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, मैंने किस तरह लोग वहां पर रहते थे। तो ये क्या था, एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, नगरीय। नगरीय मतलब वहाँ के लोग जो थे वो नगर में रहते थे, मैंने शहरी टाइप का जीवन बिताते थे। और वहीं वैदिक सभ्यता में जाते हैं, जो आर्य लोग थे वो ग्रामीण सभ्यता के थे, मैंने अपना जीवन ग्रामीण लोग की तरह बिताते थे। जो वर्तमान में अभी दोनों है, कल्चर है, नगरीय है और ग्रामीण भी है। तो ग्रामीण देखिए, गांव में जो जैसे लोग रहन सहन रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, उसी तरह से वैदिक सभ्यता था। और शहर में जिस तरह से है, नाला है, अभी जो तरह तरह का बिल्डिंग है, उस तरह से क्या था, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग रहते थे। तो नगर नियोजन ये लोग जो था, तो घर जो बनता था तो ईंटों का बना रहता था। क्या बनता था, घर भी ईंट का बना रहता था, नाला भी ईंट का बना रहता था। तो उस समय के लोग क्या किए थे, ईंट का विकसित कर लिए थे। बहुत सारा पुराना में जाइएगा तो पहले तो लोग को अपना पहले क्या था, रहन सहन, कपड़ा भी शुद्ध से पहनने का ढंग नहीं था। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग ऐसा इतना अपने आप को विकसित कर लिए थे कि घर भी क्या कर रहे थे, ईंट के बना ले रहे थे, तरह तरह के ईंट का यूज करते थे। उसके बाद से क्या था कि तांबा टीन को मिलाकर क्या करते थे, कांसा भी बना लेते थे। इतना उन लोग मतलब दो को धातु को मिला के एक तीसरा धातु बनाना, इसका मतलब है कि बुद्धि विकसित हो गया था। समझ रहे हैं, इसलिए उन लोग कहा जाता है। तो इन लोगों का जो घर था या सड़क था या नाला था, तरह तरह के ईंटों का क्या मैंने प्रयोग करते थे। तो उस सड़क जो बनाते थे, दुर्ग बनाते थे, जो किला बनाते थे, घेर किला रखते थे कि बाहर से कोई आक्रमण नहीं करेगा, तो कच्ची ईंटों को बनाते थे। किस प्रकार के ईंटों को बनाते थे, कच्ची ईंटों का। और पक्की ईंटों का अपना जो भवन बनाते थे, या विशाल भवन बनाना रहता था या रहने वाला भवन, तो उसको बनाते थे किसका, पक्की ईंटों का। ईंटों का इतना प्रकार है। ये प्रकार का जब मान उन लोग घर का जो खुदाई हुआ तब मिला, तब क्या हुआ कि देखा गया, तो घर को तोड़ा गया, तो देखा गया कि घर के कोना जो होता है, कॉर्नर होता है ना, उसमें एल आकार की ईंट मिला है। अभी देखिएगा हम लोग जो घर होता है कोना में टूक लगाता है लोग, तो उस समय एल आकार का स्पेशल बनता था। तो उन लोग किनारा में जो था किस प्रकार बनता था, एक होता था नाला, नाला में फनीदार ईंटा बनता था। ठीक है, मैंने देखा गया था एक विशेष प्रकार का ईंटा, उसका नाम रख दिया लोग, जो था हल्का पतला था, तो फनीदार नाम रख दिया लोग। क्या रख दिया, एक अलंकृत ईंटा, मैंने उस पर खूब अच्छा से डिजाइन बनाया जाता था, अलंकृत का था। तो वहां के क्या था कि कालीबंगा को देखा लो, कालीबंगा जो नगर था, वहां से अलंकृत ईंटे का मिला है साक्ष्य। क्या मिला है, तो पूछ देगा अलंकृत ईंटे का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। और गोलाकार और वर्गाकार ईंट का भी साक्ष्य हमको मिला है, ये कहाँ से मिला है, चंद्रदुर्ग से। अब देखिए, इन लोगों का रहने का जो घर था, मैंने सिस्टम था, तो जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर क्या है, एक नाला बन गया रोड के किनारे किनारे, तो साइड में क्या था, रहता है, घर रहता है। तो उस तरह से समझिए कि ई रोड है, तो ई रोड जो था, इसके बगल में घर था, समझ गए। लेकिन यहाँ ये घर हो गया, 3-4 घर मान लीजिए इसके बीच में हो गया, फिर एक और इधर से रोड निकलता था, समझ गए। तो यहाँ से रोड निकलता था, इसके अगल बगल घर रहता था। फिर आगे बढ़िएगा तो इधर घर, फिर एक यहाँ से क्या कर रहता था, रोड रहता था। मैंने कहने का मतलब कि एक लाइन ही घर बन गया और नाला बन गया, इसी में बीच में एक रास्ता छोड़ दिया गया, इधर से भी हो गया, देख रहे हैं ना। मैंने इधर सीधा घर बन गया, नाला बन गया, फिर कुछ दूर के बाद जाइएगा तो इस तरह से नाला बन गया, घर बन गया, फिर वहां बन जाइएगा। अब बीच बीच में भी रास्ता रहता था कि यहाँ से वहां लोग जाने के लिए, तो इस तरह से रहता था, समझ गए। तो ये देखिएगा, आप लोग देखिएगा कि इस तरह से जो है, ये क्या है, एक शतरंज जैसा है। और सब जो यहाँ पर जो नियोजित है, सड़क है या नाला है, एक दूसरे के 90 डिग्री पर कट कर रहा है। कितना पे कट कर रहा है, 90 डिग्री पे। तो पूछता है वहां के जो नगर नियोजित
शहर था जो किस तरह से था, तो 90 कितना डिग्री कोण पे कट करता था, तो 90 डिग्री पे इस तरह से, तो 90 डिग्री पे कट करता था। और किस तरह का दिखाई देता है, जिस तरह शतरंज के खांचा देखिएगा रहता है तो इसी तरह रहता है, यहाँ से इधर चलता है तो शतरंज के आकार का रहता था, शतरंज के जो खांचा रहता है उसी के आकार का रहता था। इस सिस्टम को कहा जाता था ग्रिड पद्धति। क्या कहा जाता था, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति किस सभ्यता की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और यही 90 डिग्री। अब इसकी राजधानी जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की, हर चीज की राजधानी होता है ना जहाँ से देश का संचालित किया जाता है, तो इसका 2 राजधानी थी, एक व्यापारिक राजधानी और एक प्रशासनिक। यहाँ के लोग थे व्यापार ज्यादा करते थे। देखिए जब शहर जो डेवलप होता है ना तो वहाँ व्यापार ज्यादा होता है, और ग्रामीण जो सभ्यता रहती है वहाँ पर क्या होता है, कृषि ज्यादा होता है। समझ गए। तो ऐसा बात नहीं वहाँ कृषि नहीं होता था, लेकिन मुख्य रूप से व्यापार पर ज्यादा लोग जोर देते थे। शहर के लोग देखिएगा कि कृषि पर ज्यादा फोकस नहीं करेगा, वो किस पर फोकस करेगा, व्यापार पर ज्यादा, क्योंकि व्यापार से ज्यादा होता है। समझ गए। जैसे जैसे डेवलप करता है ना तो व्यापार उद्योग पर ज्यादा फोकस करता है। उद्योग से भी आगे बढ़ना है तो सेवा वाला क्षेत्र पर देखिए क्या होता है, बढ़ता है। चाइना अभी आगे क्यों है, क्योंकि उद्योग पर ज्यादा डेवलप कर लिया। हम लोग तरफ अभी उद्योग, हम लोग इंडिया में अभी उतना उद्योग पर नहीं डेवलप हुआ है। अभी ज्यादातर लोग कृषि पर ही क्या है आश्रित है। अब कृषि में इनकम बहुत कम होता है, मेहनत ज्यादा रहता है। और उद्योग में क्या होता है, देखिएगा अभी एक किसान आलू उपजाएगा या चावल उपजाएगा तो 1 केजी आलू उपजाएगा तो उसको 10 रुपये में बेचेगा। अगर वही व्यापारी उसको खरीदता है, कंपनी में ले जाता है और उससे क्या करेगा, लाखों तो नहीं कह सकते हम, हजारों पैकेट चिप्स बना देगा। देखते हैं 2-3 आलू में क्या करेगा, 1 चिप्स बन जाएगा। 2-3 आलू में नहीं बना देता है, पतला बना देगा। तो 1 से 2 आलू में 1 चिप्स बना दिया और उसी को बेच देगा 20 रुपया में। जाइएगा रेलवे स्टेशन पर तो 2 आलू को बेच रहा है 20 रुपया में, आप 100 आलू को बेच रहे हैं 20 रुपया में। उसमें क्या कर रहा है, थोड़ा सा मसाला लगाया, हो गया। तो उद्योग से क्या होता है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। तो 20 रुपया खरीदा, बना दिया 100 को पैकेट, 2000 में बेच रहा है। बहुत होगा तो 500 रुपया उसका मान लीजिए नहीं होगा खर्च, तो प्रॉफिट ज्यादा ना हुआ। तो उसी तरह व्यापार में ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो व्यापार का जो क्या किया है, कर लेता है एक बार तो ध्यान ज्यादा नहीं देता है किस पर, कृषि पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। ये लोग ज्यादातर व्यापार पर ध्यान देते थे, व्यापार से ही ज्यादा काम करते थे। कृषि भी होता था, नहीं कृषि होगा तो फिर भोजन चलेगा कैसे, लेकिन मुख्य पैसा इन लोगों को पूछ देगा क्या था, कृषि था। यही मुख्य पैसा था इसका। देखिए तो एक था प्रशासनिक। प्रशासनिक राजधानी का मतलब ये होता है जहां से देश का संचालित किया जाता है, प्रशासन नियंत्रण में क्या किया जाता है, लिया जाता है। जैसे अभी हम लोग का राजधानी दिल्ली है, जहाँ पर सरकार रहता है, वहां से नियंत्रित करता है क्या कब जाइए किस तरह से, तो उसी को प्रशासनिक। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। क्या था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और इसी को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जुड़वा राजधानी। अभी जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो उसी तरह से उस समय का है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का क्या था, जुड़वा राजधानी। और इसको जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा था। किसने कहा था, पिगट ने कहा था। तो पूछता है क्वेश्चन, जुड़वा राजधानी की संज्ञा किसने दी थी, पिगट। जुड़वा किसको कहा था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। व्यापारिक राजधानी लोथल हुआ करती थी। यहीं से बताए ना, गुजरात कल बताए थे, गुजरात के किनारे व्यापार होता रहता था। तो पूरा आयात निर्यात जितना सामान होता था तो गुजरात के किनारे से ही क्या होता था, व्यापारिक किनारे क्या होता था, लोथा। अब देखिए नियोजित जो शहर था, तो जैसे कालीबंगा है, हर जगह जो यहाँ हड़प्पा है, तो 2 तरह का शहर, माने 2 तरह का वहाँ रहने की व्यवस्था था। एक जो यहाँ पर जैसे हड़प्पा है तो 2 भाग में बांट दिया गया, एक पूर्वी भाग एक पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग जो था वो थोड़ा ऊंचाई पे रखा गया था, और पूर्वी भाग को थोड़ा नीचे पे रखा गया था। मैंने मिट्टी उट्टी भर के अपना ऊंचा कर दिया था लोग, इस तरह से होता है ना। और निचली भाग में क्या है, तो ऊंचा जो भाग था वो पश्चिमी भाग था। क्या था, पश्चिमी भाग। तो ये ऊंचाई पर था। वो पूछता है किस, क्या है, पूर्वी भाग। तो ऊंचाई पर जो स्थान था वो कौन था, पश्चिमी भाग। और जो ऊंचाई पर रहता था तो उसमें मुख्य लोग रहते थे, यानी जो इम्पोर्टेंट लोग रहते थे, या क्या हो उसको क्या
ऊंचाई पर बर्फ पर राजा और पुरोहित, यही ना मुख्य होता है। माने पुरोहित जो कथा कहता है, लोग पंडित जी लोग उसमें विद्वान लोग थे पुरोहित, तो वही ना मुख्य होता है। और राजा होता है क्या, और उसको क्या करते थे लोग, घेर कर रखते थे लोग, किला लगा देते थे चारों तरफ से, जी कोई बाहरी आवरण हो तो इधर ना हो। और एक रहता था निचले, ऐसे भी राजा है तो अपना रहने के लिए तो जनरल आदमी से थोड़ा सा ऊंचा तो बनाएगा ही, समझ रहे हैं ना। तो पूछ देगा पश्चिमी भाग में कौन रहते थे, माने राजा लोग रहते थे या पुरोहित लोग रहते थे या मुख्य लोग रहते थे, और या उच्च वर्ग कहते हैं उसको, ठीक है, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और ये क्या था, दुर्ग से क्या होता था, घेरा रहता था, और किला उला से घेरा रहता था, ऊंचाई पर रहता था पश्चिमी भाग। और उसका सब विपरीत क्या होता था, इधर पूर्वी भाग। पूर्वी भाग स्थान इसके रिस्पेक्ट में नीचा था, तो इसको निचली भाग कहा गया है। और बिना दुर्ग का था, यहाँ कोई किला उला नहीं घेरा गया था। और यहाँ पे निम्न लोग रहते थे, मैंने इन लोगों का रिस्पेक्ट में निम्न लोग, जैसे किसान लोग हो गया, कारीगर लोग हो गया, वास्तुकार कोई कर्मचारी हो गया, समझ गए। तो यहाँ क्या हो गया, निम्न लोग रहते थे, उच्च लोग इधर रहते थे। और यहाँ और क्या है, अब देखिए लिपि, लिपि यहाँ पर जो थी भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक मतलब ये हो गया कि चित्र के माध्यम से कुछ कुछ क्या करते थे, बना समझा देते थे। जैसे आप लोग देखते हैं अभी व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं तब इमोजी कुछ भेज देते हैं, वो तो सामने वाला समझ जाता है ये इसका मतलब क्या हुआ। दांत दिखाना है तो हंसना है तो एक स्माइल वाला अलग रहता है, रोना है तो यहाँ से यहाँ आंसू गिरा रहता है, पहले यहाँ से उसमें आंसू ठीक है। अब रोइए मोबाइल में पहले ही रोला रहता है, तो उसको भेज दीजिए, सामने वाला समझ जाएगा ये रो रहा है, ये रोता नहीं है तो वो भेज देगा, ठीक है, तो वैसे ही हो जाता है। तो वो क्या था, उसी तरह से इन लोग था भाव चित्रात्मक। नहीं आप लोग भेजते हैं, नहीं भेजते हैं, राजा जी भेजते हैं शाम शाम नहीं रोएगा तो रोनिया भेज देगा लोग, आसान में कितना रो रहा है, आई को आंसू नहीं है। देखिए लेकिन उन लोगों का चित्र क्या कहा जाता था, भाव चित्रात्मक, यानी चित्र से के माध्यम से क्या करते थे, दर्शाते थे। और जो चित्र बनाने का था ऐसे ऐसे, उसमें मूल रूप से 64 अक्षर होता था। कितना, 64। तो पूछ देगा सिंधु घाटी से विदेश से, अभी हम लोग ABCD लिखते हैं तो 26 लेटर आता है, 26 लेटर में A से Z तक में ही जो लिखना रहता है लिख लेते हैं। तो उस तरह से उन लोगों को टोटल कितना था, 26। तो उस इन लोगों का मुख्य लेटर था 26, इसी 64 से ही क्या करते थे, वो अपना बनाते थे जिस तरह से जो है, उसी के माध्यम से वो लोग क्या करते थे, अपना पढ़ लेते थे या अपना काम चला लेते थे। लेकिन अभी हम लोग इनके अक्षर को पढ़ नहीं पाए हैं, समझ गए। अभी बहुत सारे वैज्ञानिक लोग पढ़े, अभी बहुत लोग लगे हैं, लेकिन परफेक्ट क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, अभी खोज हो गया है, उसका लिखा हुआ मिल गया है, लेकिन क्या है, पढ़ नहीं पाए हैं। आधा काम हुआ है, खोज लिए हैं लेकिन पढ़े नहीं है, इसलिए अद्वितीयांश कहा जाता है। लिखने के इन लोगों का था राइट से लेफ्ट लिखते थे, और फिर इधर पूरा हो जाता था लेफ्ट से राइट लिखते थे। माने कहने का मतलब जैसे ये हो गया तो इस तरह से लिखते गए, राम आम खाता है, और फिर यहाँ से लिख दिए राम घर जाता है, फिर इस तरह से लिख दिए सोहम सोता है। माने कहने का मतलब इस तरह से, फिर ये क्या करते थे, इस तरह से जग गया उठ गया, ठीक है। माने कहने का मतलब इधर से गया, इधर आया, फिर इधर, माने राइट हो गया, राइट से लेफ्ट, अब फिर लेफ्ट से राइट, अब फिर राइट से लेफ्ट, राइट लेफ्ट करते रहिए, समझ गए। माने इन लोग लिखने की कला थी, तो उसी को कहते हैं लेफ्ट टू राइट। अब उसके बाद फिर अगेन लेफ्ट से राइट, खुद ही कहो। अब देखिए, अब इनके थोड़ा पशुपालन के बारे में देख लेते हैं कि पशु रखते थे कि नहीं। तो उन लोगों में क्या क्या पशु की खोज हुआ है, और भी होगा या ना होगा, लेकिन खोज क्या हुआ है, हाथी और घोड़ा चल रहा है कि नहीं। देखिए हाथी और घोड़ा, माने हाथी और घोड़े के साक्ष्य पूछेगा तो मिला है, क्या हुआ है, मिला है, लेकिन गाय और शेर का साक्ष्य नहीं मिला है, समझ गए। तो पूछ देगा किसका किसका साक्ष्य नहीं मिला है, गाय और शेर का, हाथी और घोड़े का मिल गया। हाथी का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से,
कहाँ से मिला है? सुरकोटदा। और घोड़े के अस्थि का साक्ष्य मिला है, मैंने घोड़ा डायरेक्ट नहीं मिला है, तो अस्थि के साक्ष्य तो अभी तक घोड़ा थोड़ी बचेगा, वो तो कौवे बाढ़ में तो अस्थि है ना उसका बचेगा, उसी का साक्ष्य बचेगा। तो घोड़े के अस्थि का साक्ष्य मिला है लोथल से। कुबड़ वाला बैल उस समय का बहुत क्या था, प्रसिद्ध था, पूजनीय था, उसको लोग मानते थे, ऐसा सब जगह मिलता था। तो ये बहुत मात्रा में मिला है। क्या मिला है? कुबड़ वाला बैल देखते हैं, जो बैल जो रहता है आप उसका जो पीठ के ऊपर जो रहता है कुबड़, क्या हाँ जो समझिए उसका जो तिलवा होता है, समझिए जो खूब फैला रहता है तो झूलता रहता है, ठीक है, तो उसी को कुबड़ वाला बैल कहा जाता था। तो ये कुबड़ वाला बैल क्या था? देखिए सुनिए, यहाँ आपको पूछेगा किसका साक्ष्य मिला है, अभी तो याद है, बाद में कैसे याद रखिएगा बता देते हैं। हाथी या घोड़ा का मिला है, गाय और शेर का नहीं मिला। देखिए किसी बारात में जाते हैं तो क्या जाता है, हाथी घोड़ा लोग लेके जाता है, गाय शेर लेके जाता है। गाय देखते हैं बारात में जाती है, शेर जाता है तो नहीं जाता है, तो नहीं मिला है। और हाथी लोग लेके जाता है, समझिए नहीं हो, आजकल भले नहीं लोग ले जाते, पहले के जमाना में लोग ले जाता था। और घोड़ा भी ले जाता है, घोड़ा पर देखिएगा दूल्हा बाबू बैठ के जाते हैं फिल्म में, गाय पर देखें कभी बैठ के जाते हैं ना देखो। तो समझिए जो बारात में जो जाता है तो उसका साक्ष्य मिला है, और जो नहीं जाता है नहीं मिला है, ऐसे ही याद कर लीजिएगा। मैंने अब देखिए अभी भी बैल बहुत सारा है, किधर देखिएगा तो बैल मिल जाता है, तो बहुत सारा, तो उस समय भी बहुत। कितना क्लियर हो गया? अब देखिए, अब यहाँ देखते हैं मुद्रा। मुद्रा के बारे में आप ही देखिएगा कि मुद्रा के कोई साक्ष्य नहीं मिला। वहां पर किस पर क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ठीक है। इसको क्या बोलते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये होता था कि कोई सामान देना था तो वस्तु हम दे देते थे, उसके बदले दूसरा वस्तु, और दूसरा वस्तु हम क्या करते थे? ले लेते थे। समझ गए? जैसे हाथी देना है, घोड़ा लेना है, तो एक हाथी दे दिए तो 4 घोड़ा ले लिए। समझ गए? इसी समय अभी है, अभी मान लीजिए जैसा अभी क्या है, अभी उस तरह का सिस्टम नहीं है, अब रुपया चल रहा है, वो भी क्या है? ऑनलाइन, ठीक है। मैसेज भेज दीजिए, उसके खाता में चला गया, आज जितना सामान लेना है लेके चले जाइए, कोई दिक्कत ना है। लेकिन एक एक्सेप्शन जगह था, कौन था? लोथल। एक चीज इसमें और बताना था, देखिए यहाँ जो पूछेगा हाथी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सुरकोटदा। घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है? देखिए सुरकोटदा जो लोथल घोड़ा होता है तो लात से बड़ी मारता है, घोड़ा के पता है लो पीछे मत जाइए ना तो एक लात मार देगा, तो घोड़ा लात से मारता है तो लोथल, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाथी देखिएगा एक के बेर में पूरा पत्ता सुरुक लेती है, ठीक है, तो समझिए हाथी पूरा पत्ता एक में सुरुक के खा जाती है, तो सुरकोटदा, ठीक है। कोई दिक्कत? मैंने अगर कंफ्यूजन हो तो इस तरह से, ना तो बाद में अभी तो याद हो जाएगा, तो सोचिएगा हाथी का तो पत्ता सुरुक लेती तो सुरकोटदा, ठीक है। और घोड़ा क्या करता था? लात से मारता है, तो लोथल। क्या? हाँ सूंड होता है, सुरुक लेती है, खाली सूंडे होता है, लात है, पर कहाँ उसका होता है, ठीक है। अब जो होता हो, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि हमको याद कैसे रखना है, ये हम बताएंगे। नहीं, यहाँ पे लोथल से क्या था, हमको फारस की मुद्रा का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? फारस से इसका मतलब ये भी हुआ कि फारस से इसका मतलब ये व्यापार होता था, तभी ना उसका मुद्रा मिला है। और लोथल से हमको चावल का भी साक्ष्य मिला है। अब देखिए कृषि के बारे में क्या कहा गया है। कृषि के बारे में जो मुख्य रूप से है कि कुल 9 प्रकार के फसल का साक्ष्य हमको मिला है। कितने प्रकार का? 9 प्रकार, जिसमें मुख्य रूप से कौन था? जौ और गेहूं। समझ गए? पूछेगा कुल कितने फसल का साक्ष्य हमको कृषि का मिला है? 9। मुख्य रूप से कौन मिला है? जौ और गेहूं। पहला कृषि का साक्ष्य जो मिला था, कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से, जो सिंध प्रांत में है। कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता में मेहरगढ़ से। एक क्वेश्चन पूछता है गन्ने का साक्ष्य मिला है वहां से? तो नहीं मिला है। कपास का साक्ष्य जो मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, और ये भी साक्ष्य मिला है कि विश्व में सबसे पहले कपास कोई उगाता था या पैदा करता था या कोई रोकता था, तो वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही
थे। तो विश्व में पहला कपास का साक्ष्य जो मिला है कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता से। कृषि के बारे में चावल का साक्ष्य मिला है कहाँ से? लोथल से। हल और जोता हुआ खेत का भी साक्ष्य हमको मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से और कालीबंगा से। ऐसे भी कालीबंगा पढ़ाए थे तो बोला था काली मिट्टी जोतना है। हल जब जोतते हैं तो मिट्टी के बगल में ना उसी में हल भी काला हो जाता है। और एक और बताए थे अग्नि कुंड, हवन कुंड, पता है ना? तब कालीबंगा से मिला था। तो चावल पर लीवा तो प्रागैतिहासिक काल में चला गया, समझ गए। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता देखिए प्रागैतिहासिक अलग है, वैदिक सभ्यता अलग है, सिंधु घाटी सभ्यता अलग है, समझ गए। तो उन लोगों को पुराना जमाना में ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमको मिला है वो लोथल से मिला है। कोई दिक्कत? अब देखिए दाह संस्कार जब लोग थे तो मरेंगे ही, तो उन लोगों को कैसे रहते थे, कैसे संस्कार करते थे उसके बारे में कहा गया दाह संस्कार। तो दाह संस्कार जो हिंदू लोग थे वो क्या करते थे, उसको जला देते थे। अभी जिस तरह से है कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग दफनाते हैं, होता है ना। तो सेम व्यवस्था उस समय भी था। तो हिंदू लोग क्या करते थे, उसका जला देते थे। क्या करते थे? जला देते थे। और जलाने के बाद जो पूरा उसका जो अवशेष था, अवशेष जो भी था उसको घड़ा में क्या करते थे, घड़ा में रख के इस तरह से इसको मिट्टी में क्या करते थे, दफन कर देते थे। मिट्टी में क्या करते थे, दफन कर देते थे। पहले उसको जला देते थे, जलाने के बाद उसको क्या करते थे, सबको घड़ा में रख के और मिट्टी में क्या करते थे। आजकल के जमाने में भी देखिएगा लोग दफनाते हैं और नेक्स्ट डे जाते हैं, उसको कहते हैं लोग फूला बताने जा रहे हैं। उसका जो अस्थि बचा रहता है उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। तो उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता देखिए, अभी जो हम लोग गंगा जी में प्रवाहित करते हैं तो इससे गंगा नदी हो चाहे कोई भी दूषित होता है, लेकिन उस समय के लोग कितना मैंने देखिए कि डेवलप थे, कितना सोच अच्छा था। नदी में नहीं उसको प्रवाहित करते थे, उसको मिट्टी में दफन कर देते थे, नदी भी शुद्ध रहता था। आजकल देखिएगा कोई भी चीज होता है जैसे मर गया तो उसको मिट्टी में दफना दीजिए कि पूरा वातावरण साफ रहेगा। और मिट्टी में ऐसा है कि वो अपने आप में उसको क्या करेगा, मिला लेगा। लेकिन अभी लोग क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं। पानी में फेंकने से क्या होता है, उसमें तरह तरह का क्या होता है, हानिकारक पदार्थ होता है, जलीय जीव भी मरता है। कुछ लोग उसको पीता है तो भी क्या होगा, हानि हो जाता है। चलिए, तो उस समय के लोग क्या थे, उसको मिट्टी में क्या करते थे, दफन कर देते थे, क्योंकि नदी का पानी जो हो वो क्या हो, शुद्ध रहे या खराब न हो। अब देखिए, एक था पूर्ण समाधिकरण, एक था क्या था, पूर्ण समाधिकरण और एक था अर्ध समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में ये होता था, इसमें क्या करते थे लोग, ईसाई लोग और इस्लाम धर्म का मानने वाले, अभी प्रेजेंट में जो रहता है या मुस्लिम जैसे था, माने प्रेजेंट में मुस्लिम लोग जो है या ईसाई लोग जो अभी क्या करता है, दफना देता है। तो वहां पर भी ईसाई मुस्लिम था ही नहीं था, वो हम नहीं बताएं उस समय का, अभी का बताएं। जिस तरह से ईसाई मुस्लिम लोग क्या करते हैं, मरने के बाद उसको मिट्टी में दफन कर देते हैं, उसी तरह से पूर्ण दफन के मतलब क्या, जितना रहता था उसको मिट्टी में क्या करते थे, दफन कर देते थे। तो इसको कहता है पूर्ण समाधिकरण। तो ये भी था, पूर्ण समाधिकरण में क्या होता है, मिट्टी में कंप्लीट उसको मारने के बाद ले आके क्या करते थे, दफन डायरेक्ट कर देते थे। इस समय एक था दाह संस्कार, इसको पहले जलाते थे और फिर अस्थि को क्या करते थे, मिट्टी में दफन करते थे। एक होता है अर्ध समाधिकरण। अर्ध समाधिकरण में होता क्या है, इसमें क्या करते थे, पहले लोग मर जाता था तो उसको ले आकर पहले जंगल में रख देते थे। क्या करते थे, जंगल में रख देते थे, जंगल में ले आकर रख देते थे कि कोई जानवर वानवर उसको खा ले, क्या कर ले, तो जानवर खा लेता था, मान लीजिए उसका मांस या कीड़ा मकोड़ा या छोटा जानवर या बड़ा जानवर, उसके बाद जो अस्थि बचता था उसको ले आके दफन करते थे। अभी कोई दिक्कत, तो इसको करते थे अर्ध समाधिकरण। इसको इसलिए कहते थे कि उन लोगों को सोच ये था कि आखिर तो ये मर गया, अब मर गया तो जो इसका मांस जो बचा है, इससे क्या होगा कि कम से कम कुछ लोग भला हो जाए,
समझ गए क्या क्या? माने इससे क्या होता था कि कोई दूसरा प्राणी खा लिया तो उसको एनर्जी मिल जाता था। और मिले या ना मिले, माने ये सब परमाणु लोग क्या है मिला है। तो यहाँ पर क्या है, इतना आप लोग सीख गए, ये सब सीख गए ना। एक दूसरा कुछ बताते हैं।